SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास का आगाज करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है। कल के लेक्चर में हमने ईस्टर्न अफ्रीका किया था, तो आज हम सदर्न अफ्रीका करेंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीकन रीजन। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो साउथ रीजन है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका में जो पहला AMBIA ज़ैम्बिया। ये जो ज़ैम्बिया कंट्री है, जो हमने कल कंट्री एंड पे सबसे किया था मलावी, ये मलावी के वेस्ट में है। ठीक है, मलावी जो कंट्री थी उसके वेस्ट में है। अफ्रीका का सदर्न रीजन है, वो मलावी कंट्री का वेस्ट है। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप इसका कैपिटल याद रखेंगे। ज़ैम्बिया का कैपिटल ल्यूसाका। ठीक है, स्पेलिंग आप नोट कर लें, LUSAKA, ल्यूसाका। ठीक है, इसकी करेंसी भी आपने याद रखनी है। ज़ैम्बिया की करेंसी है कवाचा, KWACHA, क्वाचा। ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इंग्लिश बोली जाती है। और मजहबी एतबार से ये क्रिश्चियन कंट्री है एक। ठीक है, तो आज़ादी से पहले यहाँ पे एक बरतानिया की कॉलोनी थी। यूके ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था। तब इसका नाम था नॉर्दर्न रोडीजिया। नॉर्दर्न रोडीजिया इसको कहते थे। ठीक है, रोडीजिया की आप स्पेलिंग लिख लें, RHODESIA, नॉर्दर्न रोडेजिया। ठीक है, तो यूके से इन्होंने आज़ादी 24 अक्टूबर 1964 को ये आज़ाद हुए। ठीक है, और ज़ैम्बिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे एक रिवर फ्लो करता है, ज़ैम्बजी रिवर उसको बोलते हैं। ठीक है, ज़ैम्बजी रिवर। ज़ैम्बजी रिवर जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पास, वो नील रिवर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कोंगो रिवर है। थर्ड नाइजर रिवर है, और फोर्थ हमारा ज़ैम्बजी रिवर है। ठीक है, पूछ रहे थे कि अफ्रीका के कोई आपको एक दो रिवर का नाम बता देगा कि ये कौन से रीजन में फ्लो करते हैं, तो ये साउथ अफ्रीका में फ्लो करते हैं। साउथ अफ्रीका में एक ज़ैम्बजी रिवर है और दूसरा रिवर ऑरेंज है। ठीक है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये साउथ अफ्रीकन रीजन में फ्लो करते हैं। अच्छा जी, ये ज़ैम्बिया कंट्री है, इसको रियल अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक है, इसको द रियल अफ्रीका भी बोलते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये लेस कमर्शलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कोई तरक्याती काम नहीं हुए हुए। ठीक है, और इस कंट्री ने अपना 30% जो एरिया है उसने पार्क्स के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं होगा, ये जस्ट पार्क्स के लिए है। ठीक है, और अफ्रीका की मोस्ट डाइवर्स जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे पाई जाती है, जैसे एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, लियोपॉल्ड्स हैं, हिप्पोज हैं, गिराफीज हैं। ठीक है, तो ये एक डाइवर्स किस्म की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने में मिलेगी। और यहाँ पे 70+ एथनिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो 70+ जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने कल्चर हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं, अपने अपने उनकी सेरेमनीज हैं। ठीक है, उनके अपने अपने डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होते हैं। तो इस वजह से इसको रियल अफ्रीका भी कहते हैं। ज़ैम्बिया कंट्री को रियल अफ्रीका भी बोलते हैं। अब जो ज़ैम्बिया है इसके और जिम्बाब्वे, जो इसके बाद हम कंट्री पढ़ेंगे, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर एक लेक है, और सॉरी एक फॉल है। ठीक है, वाटरफॉल है, उसका नाम है विक्टोरिया फॉल।
तो पूछ लेता है कि विक्टोरिया फॉल की लोकेशन किधर है। विक्टोरिया फॉल साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीकन रीजन में है, और जैम्बिया और जिम्बाब्वे इनके बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, 108 मीटर इसकी हाइट है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको मोजी और टोनिया भी बोलते हैं। मोजी और टोनिया, जिसका मतलब होता है द स्मोक दैट थंडर्स। ठीक है, द स्मोक दैट थंडर्स, मोसी और टोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब है द स्मोक दैट थंडर्स। तो ये दुनिया के जो नेचुरल वंडर्स हैं, 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें ये शुमार की जाती है। ठीक है, तो जो 7 वंडर्स हैं दुनिया में, सबसे पहले हम उनको भी देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ये जो हमारे पास ग्लोब है, ग्लोब के नॉर्थ में जहाँ आर्टिक ओशन है। ठीक है, अब पूरे ग्लोब को एक बॉक्स में बंद कर लें। ठीक है, पूरे ग्लोब को एक बॉक्स में आपने बंद कर लिया है, और इस बॉक्स के नॉर्थ की जानब जो हमारे पास ओशन आता है, आर्टिक ओशन है ये। ठीक है, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट ओशन है दुनिया में, आर्टिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलास्का स्टेट लगती है, आपको पता है, वो भी नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में हमने उसको पढ़ा था। ठीक है, फिर कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है। उसके बाद जब हम यूरोप में आते हैं तो यहाँ पे नॉर्वे का एरिया आ जाता है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये ग्लोब के नॉर्दर्न रीजन्स हैं। ठीक है, तो इन नॉर्दर्न रीजन के ऊपर जो ओशन है, आर्टिक ओशन, वहां पे ये एक वंडर है। ठीक है, ये इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जो मोस्टली जो है ये एरिया बर्फ से ढका हुआ है, और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो जब इस पे रोशनी पड़ती है तो वहां से डिफरेंट किस्म की लाइट्स निकलती हैं। ठीक है, दिन में ये वाइट लाइट्स होती हैं, रात को ये रेड भी हो जाती हैं, ब्लू भी हो जाती हैं। ठीक है, तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सीन बन जाता है। तो इसका नाम है अरोरा बोर्लियस। ठीक है, इसको अरोरा बोर्लियस बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स भी इसको कहते हैं। अरोरा बोर्लियस की आप स्पेलिंग लिख लें, AURORA, AURORA, अरोरा, BOREALIS। ठीक है, अरोरा बोर्लियस, ये नॉर्दर्न लाइट्स भी इनको बोलते हैं, और ये आर्कटिक रीजन में है। सेकंड जो नेचुरल वंडर है हमारे पास, ग्रैंड केनाइन है, इसको बोलते हैं। ठीक है, केनाइन क्या होता है? केनाइन एक डीप नैरो वैली होती है। वैली आपको पता है, जिसके जो गहरा मुकाम होता है, उसके साइड पे पहाड़ होते हैं या स्टैंडिंग स्टीप्स होती हैं। ठीक है, उसको वैली कहते हैं। तो डीप नैरो वैली होती है, जिसकी जो साइड्स होती हैं वो सीधी सीधी ऊपर वो सीधी खड़ी होती हैं, स्टीप साइड्स जिनको बोलते हैं, उसको केनाइन बोलते हैं। तो ग्रैंड केनाइन के नाम से है दूसरा वंडर, ये एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। थर्ड हमारे पास ग्रेट बैरियर रीफ, तो हम ओशिनिया रीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये समुद्र के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। और नेक्स्ट हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर के ऊपर है। फिफ्थ, मैक्सिको में एक वॉल्केनो है। ठीक है, पेरिक्यूटन वॉल्केनो के नाम से, PARICUTIN, पेरिक्यूटन वॉल्केनो, ये मैक्सिको में है। मैक्सिको हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। तो फिफ्थ वंडर उधर है ये। सिक्स हमारे पास ये विक्टोरिया फॉल है, जो जिम्बाब्वे और जैम्बिया के बॉर्डर पे है। वो सेवंथ साउथ अमेरिका का कंट्री हमने ब्राजील देखा था। ठीक है, तो ब्राजील का एक सिटी है रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो, RIODE, रियो डी JANERIO, रियो डी जनेरियो। ठीक है, ये हार्बर ऑफ रियो डी जनेरियो, ये भी एक वंडर कंसिडर किया जाता है। तो ये डिफरेंट वंडर्स हैं। ठीक है, इनके नाम आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई ऐसा ऐसा बात नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो इन इन 7 नेचुरल वंडर्स में से एक वंडर विक्टोरिया फॉल है। ठीक है, जो हमने साउथ अमेरिका में देखी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री आता है वो है रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के स्पेलिंग आप नोट कर लें, ZIMBABWE, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल आप याद रखेंगे, हरारे। हरारे यहाँ का कैपिटल है।
HARARE, हरारे। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है डॉलर है, जिम्बाब्वियन डॉलर। ठीक है, रिलीजन के एतबार से क्रिश्चियन कंट्री है, इसको सदर्न रोडेशिया बोल देते हैं। ठीक है, जैसे जैम्बिया नॉर्दर्न रोडेशिया था, ये सदर्न रोडेशिया है, ये जैम्बिया के साउथ में है। ठीक है जी, जिम्बाब्वे जो है जैम्बिया के साउथ में है ये। ठीक है, तो ये ब्रिटानिया की कॉलोनी थी, तो इन्होंने ब्रिटिश से 18 अप्रैल 1980 में आज़ादी हासिल की। ठीक है, यहाँ की एक फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसका नाम आपने याद रखना है, वो पेपर में बार बार इसके बारे में पूछा हुआ है। रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इनके जिम्बाब्वे के, और 1980 से 2017 तक ये रहे हैं इक़्तिदार में। 1980 से 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे, ROBERT, रॉबर्ट, MUGABE, मुगाबे। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है, इस कंट्री से, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जिम्बाब्वे में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश यूज की जाती है, और यहाँ पे एक लेक भी है, लेक कैरिबा के नाम से, ये भी आप याद रखेंगे। लेक कैरिबा किधर है? ये जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, और जिम्बाब्वे भी एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसको भी, इसकी भी ओशन के साथ या सी के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये था रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। अब जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास वो है रिपब्लिक ऑफ नमीबिया। ठीक है, नमीबिया की स्पेलिंग नोट कर लें, NAMIBIA, नमीबिया। इसका कैपिटल आप याद रखेंगे विंडहॉक, इसका कैपिटल है विंडहॉक, WINDHOEK, विंडहॉक। ठीक है, करेंसी यहाँ पे भी डॉलर इस्तेमाल की जाती है, लैंग्वेज इनकी भी इंग्लिश है, रिलीजन के एतबार से ये भी एक क्रिश्चियन कंट्री है। ठीक है, तो नमीबिया जो है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो है यहाँ पे जर्मन इसका कब्जा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन में जर्मन को शिकस्त हो जाती है, तो लीग ऑफ नेशंस साउथ अफ्रीका को इसका चार्ज दे देते हैं कि आपने इसको प्रोटेक्ट करना है, इसका ख्याल रखना है, तो ये साउथ अफ्रीका के अंडर चला जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की कॉलोनी बन जाती है एक तरह से ये। तो 21 मार्च 1990 को इन्होंने साउथ अफ्रीका से आज़ादी हासिल की। नमीबिया ने साउथ अफ्रीका से आज़ादी हासिल की 1990 में, 21 मार्च 1990 में। ठीक है, यहाँ की भी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो पेपर में बार बार पूछी गई है, नाम याद रखेंगे आप, सैम नुजोमा। ठीक है, सैम नुजोमा इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, स्पेलिंग आप नोट कर लें, SAMNUJOMA, सैम नुजोमा। ठीक है जी, यहाँ पे भी एक केनाइन है, फिश रिवर केनाइन के नाम से, तो पूछा था कि फिश रिवर केनाइन किधर है? ये नमीबिया में है। ठीक है, तो ये नमीबिया का मोस्ट स्पेक्टेकुलर नेचुरल वंडर है, ये एक बड़ा खूबसूरत मुकाम है ये भी। तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीकन रीजन में एक डेजर्ट है। ठीक है, आप उस डेजर्ट का नाम याद रखेंगे, पेपर में ये भी पूछा गया हुआ है, कलहारी डेजर्ट। ठीक है, कलहारी डेजर्ट, KALHARI, कलहारी डेजर्ट। ठीक है, कलहारी डेजर्ट जो है ये नमीबिया, बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, इन तीन कंट्रीज में फैला हुआ है, नमीबिया, बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, तो कलहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीकन रीजन में है, तो ये तीन कंट्रीज के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री जो हमारे पास आता है वो है रिपब्लिक ऑफ बोट्सवाना। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ बोट्सवाना, स्पेलिंग आप नोट कर लें, BOTSWANA, बोट्सवाना। इसके कैपिटल का नाम आपने याद रखना है, कैपिटल है गेबरोन, बोट्सवाना का कैपिटल है गेबरोन, GABORONE, गेबरोन। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ सेत्सवाना भी है, सेत्सवाना ये यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी इंग्लिश और सेत्सवाना,
SETSWANA, सेत्सवाना, ठीक है। इनकी करेंसी का नाम आप याद रखेंगे, इनकी करेंसी है पूला। बोट्सवाना की करेंसी है पूला, PULA, ठीक है। तो सत्सवाना जो लैंग्वेज है, इसमें पूला का मतलब होता है रेन, यानी कि बारिश, ठीक है। तो सिंबलाइज करते हैं इस कंट्री को कि बारिश की अहमियत, बारिश कितनी अहम है एग्रीकल्चर के लिए। जब एग्रीकल्चर जो है वो फ्लोरिश करेगी तो इनकी इकोनॉमी जो है उसमें भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी जो करेंसी है उसको पूला का नाम दिया हुआ है, रेन, ठीक है, वो सिंबलाइज किया हुआ है इसको एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी के साथ। ये भी बरतानिया की कॉलोनी थी और 30 सितंबर 1966 में आज़ाद होते हैं। यहाँ पे एक सॉल्ट पैन है, पैन होता है एक बड़ा वसी मैदान, आप समझ लें, ठीक है। उसका नाम आप नोट कर लें, मैकगादी कगादी, इस तरह का इसका नाम है, मैकगादी कगादी पैन, ठीक है। ये दुनिया का लार्जेस्ट सॉल्ट पैन भी है, ठीक है। स्पेलिंग आप इसके नोट कर ले, MAKGADI, मैकगादी कगादी, KGADI, ठीक है जी। ये लार्जेस्ट सॉल्ट पैन है दुनिया का। सॉल्ट पैन इस तरह से है कि यहाँ ना ये मैदान में पहले पानी जमा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पानी यहाँ से खुश्क हो गया और पानी के अंदर जो नमकियात थे, ठीक है, वो लेयर्स की सूरत में जमीन के ऊपर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट पैन है यहाँ का, वो दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट पैन है ये। और बोट्सवाना भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसकी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वाटर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंट्री जो हमारे पास आती है वह रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। सदर्न मोस्ट टिप के ऊपर ये कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इसकी कैपिटल सिटीज के नाम आप याद रखें। कैपिटल सिटीज से मुराद है कि यहाँ पे 3 कैपिटल सिटीज हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका कंट्री है, इसके 3 कैपिटल सिटीज हैं, ठीक है। एक इनका एग्जेक्टिव कैपिटल है जहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह बैठते हैं, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट वगैरह बैठती है, कानून वगैरह बनाए जाते हैं, और थर्ड इनका जुडिशियल कैपिटल है जहाँ इनकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है। तो तीनों सिटीज के नाम आप जहन में रखें और ये कौन कौन से कैपिटल हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका का कैपिटल जो है प्रिटोरिया, ये इनका एग्जेक्टिव कैपिटल है, प्रिटोरिया, PRETORIA, प्रिटोरिया। नेक्स्ट है केप टाउन। केप टाउन जो है इनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और थर्ड है ब्लोम फोंटेन, ठीक है। ब्लोम फोंटेन जो है इनका जुडिशियल कैपिटल है। ब्लोम फोंटेन के स्पेलिंग आप नोट कर लें, BLOEMFONTEIN, ब्लोमफील्ड, ब्लोम फोंटेन, ये इनका जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका के कुछ और सिटीज हैं, उनके भी आप नाम जहन में रख लें, पूछ लेता है कि ये सिटीज कौन से कंट्री से हैं। जैसे जोहान्सबर्ग एक सिटी है, JOHANNES, जोहान्स, BURG, जोहान्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का। दुर्बन सिटी जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का क्याम अमल में आया था, वो भी साउथ अफ्रीका का ही सिटी है, ठीक है। पोर्ट एलिजाबेथ यहाँ पे एक सिटी है। एक सिटी यहाँ पे किम्बरली है, KIMBERELY, किम्बरली, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका के मेजर सिटीज हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, ठीक है। 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। उनमें जुलू लैंग्वेज है, जोसा लैंग्वेज है, अफ्रीकैन है, इंग्लिश है, सत्सवाना है, सेसोथो है, ठीक है, सेप्डी है, जिटसोंगा है, ठीक है, शिवेंडा है, स्वाति है, दिबाली है, ठीक है। सबके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे 11 डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ऑफिशियल वर्क के लिए, बिजनेस के लिए या एजुकेशन के लिए यहाँ पे इंग्लिश यूज की जाती है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। तो 11 डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। करेंसी साउथ अफ्रीका की रैंड है, RAND, रैंड, ठीक है। यहाँ की एक पर्सनैलिटी है
उनका नाम आप याद रखेंगे, इनके करंट प्रेसिडेंट भी वही हैं, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट है। 2024 में इन्होंने चार्ज लिया था। स्पेलिंग उनको नोट कर लें, CYRIL, सिरिल रामाफोसा, RAMAPHOSA, रामाफोसा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है ये। रिलीजन वाइज ये भी एक क्रिश्चियन कंट्री है, 80% से ज्यादा लोग यहाँ पे ईसाई हैं। ठीक है, तो इन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की 1961 में। अच्छा, सबसे पहले ये ना 17th सेंचुरी में 1652 में ये एक डच कॉलोनी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1800 में यहाँ पे बरतानिया आ जाता है, और 1910 में बरतानिया जो है इनको एक डोमिनियन का दर्जा दे देता है, यानी कि कुछ इनको भी आज़ादी दे दी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल होता है वो बरतानिया के पास ही होगा। फिर 1961 में बरतानिया जो है यहाँ से छोड़ के चला जाता है, तो इनको आज़ादी मिल जाती है। फिर यहाँ की जो मिनॉरिटी थी, वाइट मिनॉरिटी, ठीक है, वो इक़्तिदार में आ जाती है। तो आपको पता भी इनका यहाँ पे काफ़ी मसला भी चला था, रेशियल सेग्रीगेशन का। अपार्थाइड रूल यहाँ पे रहा 1961 टू 1994। ठीक है, तो रेस्ट उसके बाद फिर 1994 में 27 अप्रैल 1994, ये डेट आप याद रखेंगे, यहाँ पे फिर इलेक्शन होते हैं, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं। उनका नाम आप सबको पता है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला कब पावर में आते हैं? 27 अप्रैल 1994। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, इसको रेनबो नेशन भी कहते हैं। ठीक है, द रेनबो नेशन, ये नाम आर्क बिशप डेजमंड ने इनको दिया था। आर्क बिशप डेजमंड, DESMOND, 1994 में। उसकी वजह ये थी कि यहाँ का रिच कल्चर, यहाँ की एथनिक और जो रेशल डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उस वजह से उसको एक रेनबो नेशन जो है उसने इसको कंसेप्ट दिया कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि रेनबो नेशन किसको कहते हैं, कौन सा कंट्री है जिसको द रेनबो नेशन बोला जाता है? हमारे पास साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अच्छा, साउथ अफ्रीका के एतबार से आप दो कैप्स याद रखेंगे। कैप्स हमने डिस्कस किया था कि एक रॉकी किस्म की एक स्ट्रिप होती है जो समुद्र के अंदर की तरफ बढ़ी हुई होती है। ठीक है, उसको केप बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका में दो केप्स बड़ी मशहूर है, एक केप ऑफ गुड होप है और दूसरी केप ऑफ एग्युलहाज। ठीक है, एग्युलहाज दूसरी केप है, केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ एग्युलहाज। एग्युलहाज की स्पेलिंग है जी AGULHAS, एग्युलहाज। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का केप ऑफ एग्युलहाज है। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप जो है ये भी एक मशहूर केप है। यहाँ पे आपको पता है जब एज ऑफ डिस्कवरी थी, जो हमने पहले लेक्चर में इसमें हमने डिस्कस किया था, एज ऑफ डिस्कवरी, जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्कस कर रहे थे, तो मेडिटेरेनियन सी जो है इसके सराउंडिंग में ओटोमन एम्पायर बन चुकी थी। तो जो जो यूरोपियंस थे वो नए बहरी जो रास्ते हैं वो तलाश कर रहे थे, इंडिया, चाइना और बाकी एशियन कंट्रीज से तिजारत के लिए। तो यहाँ से 1898 में एक एक्सप्लोरर निकलता है, वास्को डे गामा उसका नाम था, पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, वास्को डे गामा, WASCODA, वास्को डे, GAMA, वास्को डे गामा एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था और नेविगेटर था। तो ये पुर्तगाल से निकलता है, अटलांटिक ओशन में अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ होता हुआ नीचे को आता हुआ बिल्कुल एंड पे साउथ अफ्रीका में पहुंचता है। ठीक है, ये इंडिया का रास्ता तलाश कर रहा था। तो यहाँ पे जब ये केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है
केप ऑफ गुड होप को पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे काफी एक स्टॉर्मी किस्म का एरिया है, तो इसको केप ऑफ स्टॉर्म्स भी बोलते थे। तो इसको केप ऑफ गुड होप का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ जब वो पहुंचता है वास्को डी गामा, तो वहां से इंडिया से भी कुछ ताजर यहाँ आए होते हैं, ठीक है। इंडिया से भी कुछ ताजर जो है वो अरेबियन सी से होते हुए अफ्रीका के ईस्ट में जो इंडियन ओशन है वहां से, ठीक है। फिर वहां से ये हार्न ऑफ अफ्रीका के पास से होते हुए नीचे मोजम्बिक चैनल से गुजरते हुए नीचे की तरफ साउथ की तरफ जब ये केप ऑफ गुड होप पे वो भी आए होते हैं, यहाँ से वास्को डी गामा साहब भी पहुंच जाते हैं। तो आपस में एक दूसरे से जब इनकी डिस्कशन होती है तो वो बताता है कि मैं तो इंडिया जाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो वो इंडियंस कहते हैं कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ चले जाएं। तो वास्को डी गामा का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। इस वजह से वो खुश हो गए, यहाँ का जो केप है उसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया जाता है कि यहाँ पे आके उसको उम्मीद मिलती है कि मैं अब बहफाजत इंडिया पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो 1498 में इंडिया में कालीकट की बंदरगाह जो है, इंडियन गुजरात में है ये कालीकट की बंदरगाह, ठीक है, वहां पे पहुंचता है। तो ये पहला बंदा था जो बहरी रास्ते के जरिए पहुंचता है इंडिया, ठीक है। तो ये दो केप्स हैं जो साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे एक फॉल्स भी है, वाटरफॉल है यहाँ पे, आप उसका नाम भी याद रखेंगे, उसका नाम है ट्यूगेला फॉल्स, ठीक है। ट्यूगेला फॉल्स की स्पेलिंग आप नोट कर ले, TUGELA, ट्यूगेला फॉल्स, ठीक है। ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट फॉल है। जो टॉलेस्ट फॉल है वो हमने साउथ अमेरिका में वेनेजुएला कंट्री में पड़ी थी, एंजल्स फॉल के नाम से, ठीक है। 979 मीटर उसकी हाइट थी। इसकी हाइट टेगुला फॉल की जो एलिवेशन है, जो हाइट है, वो 948 मीटर है, ठीक है। तो ये सेकंड टॉलेस्ट है और ये साउथ अफ्रीका में है। आप याद रखेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो टॉलेस्ट है वो हमारे पास टिगुला फॉल्स है, लेकिन ओवरऑल सेकंड टॉलेस्ट जो है वो भी टिगुला फॉल्स है और ये साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। दुनिया के रिचेस्ट मैन जो है इस वक्त इलॉन मस्क, वो भी साउथ अफ्रीका में उनकी पैदाइश हुई, साउथ अफ्रीका के नेटिव हैं, ठीक है। प्रिटोरिया में वो पैदा हुए। उनके पास इसके अलावा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनलिटी भी है। तो इलॉन मस्क भी साउथ अफ्रीका से ही हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है, उसको टेबल माउंटेन बोलते हैं, टेबल माउंटेन, ठीक है। टेबल माउंटेन जो है ये भी साउथ अफ्रीका में है। फीफा वर्ल्ड कप 2010 का जो हुआ था उसको होस्ट पूछ लेता किसने किया था, तो फीफा वर्ल्ड कप 2010 को साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है ये मिनरल्स में काफी रिच है, यहाँ पे गोल्ड, प्लाटिनियम, ठीक है, डायमंड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड जो है जिसको कुलिनन डायमंड बोलते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से ही दरियाफ्त हुआ था। वो पूछ रहा था कुलिनन डायमंड, स्पेलिंग आप इसके नोट कर लें, CULLINAN, कुलिनन डायमंड, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है, 1.3 पाउंड इसका वेट है, ठीक है। और ये 26 जनवरी 1905 में यहाँ पे प्रिटोरिया के पास एक माइन है, प्रीमियर माइन के नाम से, ठीक है। प्रिटोरिया जो इनका कैपिटल है एग्जैक्टिव, उसके पास एक माइन है प्रीमियर माइन के नाम से, PREMIER, प्रीमियर माइन। वहां पे ये 26 जनवरी 1905 को इसको यहाँ पे दरियाफ्त किया गया। और ये जो माइन है प्रीमियर माइन, इसका जो ओनर था उसका नाम सर टॉम्स कुलिनन था, ठीक है, सर टॉम्स कुलिनन। उसके नाम पे इसको कुलिनन डायमंड का जो नाम दिया गया। तो आपको पता है उस वक्त 1905 में ये जो साउथ अफ्रीका है ये बरतानिया की कॉलोनी थी। तो बरतानिया के किंग थे उस वक्त एडवर्ड सेवन, ठीक है, एडवर्ड सेवन थे, तो ये उनको गिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। कुलिनन डायमंड जो है वो एडवर्ड सेवन को गिफ्ट कर दिया गया। और आजकल इसकी कुछ जो बाकियात हैं वो टेम्स रिवर के ऊपर जो इनका ब्रिज है, ठीक है, जिसको लंदन ब्रिज भी कहते हैं, वहां उसके म्यूजियम में पड़ी हुई है, ठीक है। आपने जैसे इस डायमंड का नाम याद रखना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है, इसका वेट 1.3 पाउंड है, ये याद रखना है। और ये कब इसको दरियाफ्त किया गया, जनवरी
हाँ, जनवरी 26 1905 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की सबसे फेमस पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला, उनके हवाले से कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला कब पैदा हुए, ठीक है, ये डेट आप याद रख लें, चलिए 1918 में पैदा होते हैं ये, ठीक है, और 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ होती है। फ्रीडम फाइटर थे ये, ठीक है। ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे, ये 1994 से 1999 तक प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। 5 साल के लिए सदर रहते हैं साउथ अफ्रीका के। इनको नोबेल प्राइज ऑफ पीस मिला, डेट याद रखेंगे आप कब मिला। इनको नोबेल प्राइज ऑफ पीस 1993 में मिला। 1992 में ये पाकिस्तान आते हैं मियां नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में, ठीक है। तो इनको निशान पाकिस्तान जो है वो इनको अवार्ड दिया जाता है 1992 में, ठीक है। तो पूछा था कि निशान पाकिस्तान इनको कब दिया गया, 1992 में निशान और जो नोबेल प्राइज है वो 1993 में दिया गया इनको पीस का, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 27th ईयर्स जो है इन्होंने जेल काटी, तो ये आप ईयर्स याद रखेंगे कितने ईयर्स ये जेल में रहे। 27th ईयर्स 1962 से 1990 तक, ठीक है, ये जेल में रहते हैं। तो उसके बाद इनको जेल में कहाँ कैप्टिव रखा गया, रोबिन्स आइलैंड है, रोबिन्स आइलैंड के का नाम आप याद रखेंगे, यहाँ इनको कैप्टिव रखा गया। ROBBINS रोबिन्स आइलैंड, ठीक है, केप टाउन के पास, ये अटलांटिक ओशन में है, ये वाले ये जजायर हैं, ठीक है। तो रोबिन्स आइलैंड में इनको जेल में रखा गया, ठीक है। इनके कुछ मशहूर बुक्स हैं, उनके नाम आप याद रखेंगे, पेपर में बार बार पूछा गया है कि इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है। तो एक बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। एक और बुक है कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ये भी नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी टाइप एक बुक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री हम साउथ अफ्रीका में देखेंगे वो है किंगडम ऑफ इस्वातिनी, ठीक है, किंगडम ऑफ इस्वातिनी। इस्वातिनी की स्पेलिंग आप नोट कर लें, ESWATINI, इस्वातिनी, ठीक है। 2018 से पहले इसको स्वाजीलैंड भी कहते थे, स्वाजीलैंड, SWAZI, स्वाजीलैंड, ठीक है। 2018 के बाद इसका नाम चेंज करके इस्वातिनी रख दिया गया। कैपिटल इनका, इनके दो कैपिटल हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरा लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो कैपिटल्स के नाम आप याद रखें, एम बबोने, ठीक है, एम बबेने इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, MBABANE, एम बबेने इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और लुम्बाबा इनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। ये एक ऐसा कभी पेपर में पूछा नहीं गया इनके हवाले से, इसके कैपिटल्स के हवाले से, ठीक है। इसका सिर्फ इसके नाम पूछा गया है कि इस्वातिनी जो है इसका पुराना नाम क्या था, इस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिस्वाती और इंग्लिश है, सिस्वाती और इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लिलंगिनी इनकी करेंसी है, LILANGENI, लिलंगिनी इनकी करेंसी है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लास्ट एब्सोल्यूट मोनार्कीज जो दुनिया में है। एब्सोल्यूट मोनार्की होती है कि जहाँ पे फुल जो कंट्रोल होता है वो किंग का या जो मोनार्क होता है उसका होता है। तो ये वन ऑफ द लास्ट एब्सोल्यूट मोनार्कीज है, ठीक है। बहुत कम एब्सोल्यूट मोनार्कीज है दुनिया में, तो इस वतीनी एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, ठीक है। इनके किंग जो है एम सवाती थर्ड है, 1986 से ये बरसर इक़्तिदार में है। एम सवाती का स्पेलिंग MSWATI, एम स्वाति थर्ड 1986 से ये बरसर इक़्तिदार में है। क्रिश्चियनिटी यहाँ का मेजर रिलीजन है, ठीक है। तो ये बरतानिया की कॉलोनी थी, 1968 में बरतानिया से आज़ाद हुई, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक और कंट्री है, इसका नाम आप याद रखें, किंगडम ऑफ लिसोथो, ठीक है, किंगडम ऑफ लिसोथो, LESOTHO, लिसोथो, किंगडम ऑफ लिसोथो। इसका कैपिटल
मसीरू है। लिसोथो का कैपिटल मसीरू है, MASERU, मसीरू। तो किंगडम ऑफ लिसोथो को किंगडम इन द स्काई भी बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि ये जो सतह समुंदर है इससे 1000 मीटर की एलिवेशन पे है, ठीक है। पूरे का पूरा किंगडम जो है 1000 मीटर की एलिवेशन पे है, इस वजह से इसको किंगडम इन द स्काई भी बोलते हैं, इसकी हाई एलिवेशन की वजह से। मसीरू इसका कैपिटल है, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। और अच्छा, ये जो लेसेथो कंट्री है, ये चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के इसका बॉर्डर चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ लगता है, यानी कि साउथ अफ्रीका इसके चारों तरफ मौजूद है, ठीक है। इनक्लेव्ड विद इन साउथ अफ्रीका है ये कंट्री, ठीक है। तो दुनिया में 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी की पूरी किसी दूसरी कंट्री के अंडर है, ठीक है, यानी कि चारों तरफ उसके वो वाली कंट्री है। 2 कंट्रीज यूरोप में है, उनको हम फर्दर जब यूरोप का कॉन्टिनेंट करेंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। वेटिकन सिटी और सैन मारिनो, ये दोनों इटली में है, ठीक है। इनके चारों तरफ इटली है, ठीक है। और थर्ड जो वो लिसोथो है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पे इनक्लेव्ड है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये भी बरतानिया की कॉलोनी थी। 4 अक्टूबर 1996 में ये बरतानिया से आज़ाद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज रिवर जो है वो लिसोथो से ऑरेंज रिवर बहता है। हमने देखा था एक जैम्बिया रिवर है, दूसरा लिसोथो रिवर, सॉरी ऑरेंज रिवर है, ठीक है। ये दोनों साउथ अफ्रीका के रिवर हैं। तो जो ऑरेंज रिवर है वो लिसोथो से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और आगे फिर साउथ अफ्रीका में बहता हुआ फिर वेस्ट की जानब जाते हुए नमीबिया के साथ ये बॉर्डर बनाता है और अटलांटिक ओशन में गिर जाता है, ठीक। 2200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपने जस्ट ऑरेंज रिवर का नाम याद रखना है कि ये किधर है, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में ये लिसोथो, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, यहाँ से ये गुजरता है। तो ये था हमारे पास किंगडम ऑफ लिसोथो, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की जो लास्ट कंट्री है हमारे पास वो है अंगोला, ठीक है। अंगोला का कैपिटल आप याद रखेंगे, लुआंडा इसका कैपिटल है, LUANDA, लुआंडा अंगोला का कैपिटल है, ठीक है। तो लुआंडा को पेरिस ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। कौन सा सिटी है जिसको पेरिस ऑफ अफ्रीका कहते हैं? लुआंडा, ठीक है। अंगोला का कैपिटल, क्योंकि यहाँ की आर्किटेक्चर बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। और मोस्ट ये डेवलप्ड सिटी है, ठीक है। और जबरदस्त किस्म का ये शहर है, स्काई स्क्रेपर्स है यहाँ पे। जिस तरह का पेरिस सिटी है उसी तरह पे यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है, ठीक है। तो इस वजह से इसको पेरिस ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं लुआंडा को, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पुर्तगीज बोली जाती है लुआंडा अंगोला में, ठीक है। और वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री जो है वो हमारे पास अंगोला है। वर्ल्ड लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री जो है वो अंगोला है। नंबर 1 हमने देखा था साउथ अमेरिका में ब्राजील, ठीक है। ब्राजील जो है वो नंबर 1 पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री है, अंगोला जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है। करेंसी इनकी क्वांजा है, क्वांजा, KWANZA, क्वांजा इनकी करेंसी है। रिलीजन वाइज ये भी क्रिश्चियन कंट्री है। तो पुर्तगाल से इन्होंने 11 नवंबर 1975 को आज़ादी हासिल की, ठीक है। तो नाइजीरिया के बाद ये अफ्रीका में सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ का एक फन फैक्ट भी है और यहाँ का एक रूल भी है। जहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं उनकी फोटोग्राफी करना जो है वो ममनू है, ठीक है, बैंड है। आप इजाजत के बगैर किसी बिल्डिंग की जो है यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है। वो इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये वाली कि यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं या जो आर्मी के अहम साइट्स हैं वहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा इनका ये है कि उनकी जो करेंसी क्वांजा है इसको भी आप अंगोला से बाहर लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ से ऐसा करने से जो इलीगल करेंसी ट्रेड है और जो ब्लैक मार्केट है, जो एक्सचेंज होता है, उसको रोका जा सकता है। तो आप इनकी करेंसी को भी मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था साउथ अफ्रीका के ऊपर। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.